नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में चल रहे आयुर्वेद महासम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, जिन्होंने उनका एयरपोर्ट पे पहले स्वागत किया। और महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने मेरठ के इतिहास के बारे में चर्चा की और वहीं राज्यपाल ने आयुर्वेद के गुण बताए। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी के काम की जमकर प्रशंसा की। तो सीएम योगी ने भी यहां पे कई बातों का जिक्र किया और बताया कि आयुर्वेद कितनी जरूरी है। भारत को दुनिया जो है वो उम्मीदों से देख रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उपराष्ट्रपति ने भी यूपी सरकार के काम की तारीफ की। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। यहां पे संबोधन में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी यहां पे संबोधित किया। आयुर्वेद पे चर्चा की, अपनी बात रखी, बताया कि आयुर्वेद से किस तरह के बदलाव हुए हैं, इसमें कितनी संभावनाएं हैं। और अतुल इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। अतुल, आज उपराष्ट्रपति यहां पहुंचे मेरठ में, उनके साथ मुख्यमंत्री भी थी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी। कई बातों का जिक्र यहां पे किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए किस तरह का संदेश देने की कोशिश है? चूंकि हमने तीनों के संबोधन सुने, उसमें आयुर्वेद पे बात की गई, उसमें आयुर्वेद की जो महत्ता है उसका जिक्र किया गया। देखिए, हाँ राजेश, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज मेरठ दौरे पर थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक वक्त वो हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश का नाम तो सुना करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश जाने में डर लगता था। लेकिन आज की बात की जाए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बीते 6 सालों में जो देखने को मिली है, साथ ही जो विकास गति है जिस तरह से बढ़ रही है, लगातार तीव्र गति से विकास चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आज आयुर्वेद का महाकुंभ है। उस महाकुंभ में उद्घाटन भी किया है। उपराष्ट्रपति ने पहुंच करके राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तीनों मुख्य अतिथियों ने उद्घाटन किया है। साथ साथ देखा जाए तो जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने जमकर कार्यों की, विकास कार्यों की सराहना की है, साथ ही विकास कार्यों के साथ साथ जो कानून व्यवस्था है उस पर भी साफ तौर पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि जिस तरह से हम पहले कभी सुना करते थे उत्तर प्रदेश के बारे में, आज वो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में आज मैं पहली बार आगमन पे हूं। मुझे काफी हर्ष का विषय है। साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान रहा है। उसी के साथ साथ उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम नहीं चलता है, कहने से नाम नहीं चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं हो रहा है, वो मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया है वो थर-थर कांपते हैं। साथ ही एक विशेष बात पर उपराष्ट्रपति ने चर्चा करते हुए कहा है कि जिस तरह से संसद में माइक बंद पर राहुल गांधी विशेष सवाल खड़ा करते हैं, विदेशों में जाकर के संसद के लिए बदनाम करते हैं, ये बहुत निंदनीय है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो संसद के अंदर कभी माइक बंद नहीं होता है। शायद इस पर्व को लेकर के मेरठ में जो विशेष सम्मेलन रखा गया है, उस सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 3 दिवस का यह सम्मेलन है, जिसमें काफी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए ये सम्मेलन में काफी राहत मिलने वाली है। साथ ही उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भारत की पहचान एक वक्त पर जो हुआ करती थी, आज के वक्त की बात की जाए तो आयुर्वेद में लगातार भारत बढ़ता हुआ जा रहा है। और उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि भारत के अंदर 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद विशेष एक केंद्र बनाया गया औषधीय को लेकर के और आयुर्वेद को लेकर के। आयुर्वेद को लगातार बढ़ावा देने के लिए जो छात्र हैं उनको लिए अग्रसर करने के लिए हम प्रेरित हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल के वक्त, जिस वक्त महामारी का वक्त चल रहा था, उस वक्त आयुर्वेद से लोगों के लिए काफी राहत मिली थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आज मेरठ में यह महाकुंभ लगाया गया है।
3 दिन के लिए विशेष महाकुंभ रहेगा। मेरठ में आज उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का शुभारंभ किया है। 3 दिन तक लगातार ये महाकुंभ चलेगा। इसमें जो विशेष लोग हैं, जो आचार्य हैं, आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, वो पहुंचेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर बात की जाए तो मेरठ में आज तकरीबन 300 से ज्यादा आयुर्वेद के आचार्य पहुंचे थे, जिन्होंने इस महाकुंभ में हिस्सा लिया है। साथ ही 900 से ज्यादा छात्र पहुंचे हैं, जिन्होंने इस महाकुंभ में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित उपराष्ट्रपति भी इस महाकुंभ के सम्मेलन में मौजूद रहे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अनेक समस्याओं का समाधान होता था, पहले हमारे ऋषि मुनि जड़ी बूटियों की दवाई बना करके जो गंभीर समस्या है उनका निदान किया करते थे, आज आयुर्वेद उस काम को करे। और साथ ही सबसे बड़ा उपराष्ट्रपति ने सवाल किया है कि संसद में जो हंगामा होता है उसके लिए भी आयुर्वेद कोई मूल मंत्र बनाए, ऐसी औषधि बनाए कि जिस तरह से माइक बंद को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी औषधि बननी चाहिए, जिसके बाद जो विपक्ष है वो सही बात कर सके। अतुल, ये 3 दिन तक आपने बताया कि ये कार्यक्रम चलेगा। आज यहाँ पे 3 वरिष्ठ लोग पहुंचे थे, जिसमें मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। आगे कौन कौन यहाँ पे पहुंचने वाला है? कल और परसों किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे रहेंगे? अगले 3 दिन यहाँ पे क्या होने वाला है? और क्या अभी भी मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति यहीं पे हैं या उनका आगे कुछ कार्यक्रम? देखिए, मेरठ से अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों इसी मंच पर संबोधित करने के बाद जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था उसको करने के बाद मेरठ से रवाना हुए हैं। लगातार अगर बात की जाए तकरीबन सुबह 11:15 बजे से और 3:30 बजे तक मेरठ में तीनों वरिष्ठ अतिथि रहे हैं। और उसी के साथ साथ मेरठ से फिलहाल की बात की जाए, जो विशेष सम्मेलन है ये 3 दिन चलने वाला है। कल क्षेत्रीय जो मंत्री हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। साथ साथ जो पीड़ित लोग हैं, देखिए पीड़ितों के लिए आयुर्वेद का ये सम्मेलन लगाया गया है। जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग, उनके लिए विशेष सम्मेलन है। इसमें जाकर के निःशुल्क उनकी जांच होगी, जो समस्या है उसका निदान करने के लिए किस किस दवाइयों की जरूरत है और किस किस तरह से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि आयुर्वेद को किस तरह से भारत के अंदर बढ़ाया जाए। हर जगहों पर आयुर्वेद की चर्चा होनी चाहिए। जो छात्र हैं आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने अभी एक बात कही जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया कि हमने 100 छात्रों को अपने जो पर्सनल आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, उस पर निमंत्रण दिया था, जिसमें 94 छात्रों से जब बात की गई, 100 में से 94 छात्रों ने बताया कि हम BA MS के छात्र हैं, हम आयुर्वेद में जाना चाहते थे लेकिन वहां पर कोई अवसर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन होकर के BA MS करना पड़ा। उसके बाद 4 छात्रों ने बताया कि हम जो आयुर्वेद के छात्र हैं और हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। लेकिन 2 छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि हमारे माता पिता की वजह से हमको जो ये आयुर्वेद का सिलेबस है ये लेना पड़ा है। लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो छात्र हैं उनको अग्रसर करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष अवसर। जानकारी के लिए तो यहाँ पे मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची थी और यहाँ पे संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और उनके संबोधन में क्या कुछ खास रहा उन्हें सुनते हैं। हर तिरंगा के माध्यम से हर भारतवासी भारत की आजादी के 75 वर्ष के उत्सव के साथ सहभागी बनकर के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सहभागी बना था। भाइयों बहनों, आप सब ने देखा होगा, आजादी के मुख्य महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासियों को पंच प्राण की याद दिलाई थी। आजादी के अमृत काल में हम भारत को कहां ले जाना है, उसके लिए 5 प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए घोषित किए, हर भारतवासी के लिए, उसमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना और नागरिकों के अपने स्वयं के कर्तव्यों का एहसास होना। ये पंच प्रण हर भारतवासी को देश को एक सूत्र में पिरो करके दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का वह सपना है जो 1947 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है। और यही तो सपना इस देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लिया था। उसी सपने को साकार करने के लिए यहां पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के
उन स्मृतियों को वर्तमान पीढ़ी में ये संचार होता रहे, उसकी नई प्रेरणा प्राप्त होती रहे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके राज्य शासन ने तय किया कि स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में यहां के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को विकसित करते हुए 300 से इसकी क्षमता को बढ़ा करके 1600 करना, केवल पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, अब इसमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की भी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य होगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आकर जब धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। पहले तो मैं उनकी मां और पिता को नमन करना चाहता हूं। उनकी प्रतिमा का अनावरण करना ये मेरी हैसियत नहीं है। ऐसा क्यों हो पाया? ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। इस अमृत काल को जितना हम याद कर रहे हैं, उसकी नींव 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 30 साल के बाद इस देश में पहली बार बहुमत की सरकार आई और इस सबको मुमकिन करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश में बदलाव आया। और ऐसा बदलाव आया कि पिछले 6 वर्ष में आपने देखा है, जो सोचा नहीं वो मुमकिन हो रहा है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता समर यहीं से शुरू हुआ। स्वतंत्र आंदोलन में इस नगरी ने न केवल सैनिकों का नेतृत्व किया, बल्कि बाल वृद्ध नर नारी के साथ सन्यासियों को भी उद्वेलित करके इसमें सहभाग करने को प्रेरित किया। 10 मई 1857 को मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत हुई, वह वास्तव में देश की आज़ादी के संग्राम की शुरुआत थी। यह क्रांति सैनिकों के विद्रोह से प्रारंभ हुई। उस समय शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर सदर कोतवाली के प्रभारी थे और पुलिस तथा समाज में जो क्रांति भड़की थी, उसका नेतृत्व कोतवाल धन सिंह कर रहे थे। कोतवाली में कैदी भी इस क्रांति में शामिल हो गए थे। विद्रोह मेरठ के गांवों में भी फैल गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कोतवाल धन सिंह को मुख्य आरोपी ठहराते हुए उनके साथ अनेक ग्रामीणों को गिरफ्तार कर मेरठ के एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया। मित्रों, इस घटना में हमारे देश ने अपने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया। आज के इस अवसर पर मैं देशभक्त शहीद कोतवाल सिंह गुर्जर को न केवल श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ, बल्कि उनके जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेने की अपील भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही महान क्रांतिकारियों की वजह से आज हमारे देशवासी आजाद भारत में रह रहे हैं। हर घर तिरंगा के माध्यम से हर भारतवासी भारत की आजादी के 75। और अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां न्यूज़ वन इंडिया का खबर का बड़ा असर हुआ है और यहां पे ऑर्थोपेडिक अस्पताल के बाहर पार्क में कटा मानव पैर मिलने का यह मामला है, जिसपे न्यूज़ वन इंडिया की खबर का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है और डिप्टी सीएम ने मामले में सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने सीएमओ से 14 से 23 मार्च तक मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है और निश्चित समय में जांच कर दोषी नर्सिंग होम को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि मामले में पुलिस को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज समेत कई बिंदुओं पे जांच पुलिस कर रही है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसको संज्ञान में लिया गया और ब्रजेश पाठक
जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर एक्शन लिया, कार्रवाई के निर्देश दिए। तो सीसीटीवी फुटेज समेत कई बिंदुओं पर अब जांच की जा रही है। और फर्रुखाबाद से खबर, जहां पे न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ऑर्थोपेडिक अस्पताल में जो मानव अंग कटा हुआ मिला था, उसको अब उस पर संज्ञान लिया गया है और दोषी नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये ट्वीट है ब्रिजेश पाठक का और न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसको संज्ञान में लिया गया है। तो फर्रुखाबाद से खबर, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है और ऑर्थोपेडिक अस्पताल के बाहर जो एक पैर कटा मिला था, उस मामले का संज्ञान लिया गया और ब्रिजेश पाठक ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने मामले में सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और डिप्टी सीएम ने सीएमओ से 14 से 23 मार्च तक मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। अमित हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसको उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने संज्ञान में लिया, ट्वीट किया, अब इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी। देखिए, बताएं जब पूरा मामला जो फर्रुखाबाद का जो आबाद विकास का मामला है, यहाँ पर जो है न्यूज़ वन इंडिया की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। वहीं अगर बात की जाए कि आबाद विकास में ऑर्थोपेडिक अस्पताल के बाहर जो है कटा हुआ मानव का हाथ मिला था, कई बार ये मिल चुके थे, सुर्खियों में हॉस्पिटल रहा था। वहीं जब न्यूज़ वन इंडिया ने अपनी खबर जो चलाई है, उसमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इसका संज्ञान लेकर जो है उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने जो सीएमओ को जो है कार्रवाई के निर्देश दिए। जी शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। तो यहाँ पे इस पर संज्ञान लिया गया है और अब कार्रवाई की जा रही है। और लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 13 मार्च को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेगी। महिलाओं पर हो रहे अपराध के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार बिल्कुल संज्ञान में नहीं ले रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के 13 तारीख को राजधानी लखनऊ में राजभवन का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके लिए हमने सोचा कि आपके बीच में निवेदन करें, आप हमारा सहयोग करें। इसलिए नहीं करें कि हम कांग्रेस में, इसलिए सहयोग करें कि आपकी नज़र के सामने से प्रदेश और देश किस स्थिति से गुजर रहा है। कानून के दायरे में रह करके अहिंसात्मक जो हमारा प्रदर्शन है, घेराव है, हम करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार हम लोगों को पुलिस का भय दिखा करके, पुलिस की एक दीवार खड़ी करके रोकने का काम करती है। हम इस बार इस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हैं। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे के तहत अमेठी पहुंची हैं। वो दिल्ली से लखनऊ तक हवाई जहाज से आई और इसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए अमेठी पहुंची हैं। सबसे पहले उन्होंने मुसाफिर खाना के भदौरा गांव जाके मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और मृतक के श्रद्धांजलि दी मृतक को। इसके बाद साथ ही उनका पूरा सहयोग करने का भरोसा परिवार को दिया उन्होंने। और जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में पहुंची और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पे दीप जला के कार्यक्रम की शुरुआत की। G20 सम्मेलन के तहत कार्यक्रम का आयोजन यहां किया गया। ये कहाँ है? अशोक को बोल के गेट सामने खड़ा है। तो युवा संसद कार्यक्रम में वो शामिल हुई और यहाँ पे G20 सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी, उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। 2 दिन का उनका अमेठी दौरा है और इस दौरे को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस स्मृति ईरानी को घेरती हुई दिखाई दी, कई जगह उनके पोस्टर बाकायदा लगाए गए। दो दिन का उनका अमेठी का दौरा है और यहाँ पे कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगी।
तो G20 सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम भी है और 2 दिन में कई कार्यक्रम हैं। और केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी निजामुद्दीन पे यहां गांव पहुंच गई, जहां पर 1 साल पहले ग्राम प्रधान गुरुशरण यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। और ईरानी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की, हर संभव मदद का भरोसा उन्हें दिया। पीड़ित परिवार में से मुलाकात करके उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि हम आपके साथ हैं। स्मृति ईरानी यहाँ पे पहुंची और 1 साल पहले हमने आपको बताया कि किस कदर यहाँ पे एक शख्स की मौत हुई थी और उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का बीजेपी पर जुबानी हमला। बीजेपी बेकाबू हो गई है उन्होंने कहा, और विवेक मर चुका है। बीजेपी ने संविधान खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश में कोई कानून नहीं, रामगोपाल यादव ने यह भी कहा। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जातिगत जनगणना से सरकार भाग रही है। एक के बाद एक कई मुद्दों को आधार बना के रामगोपाल यादव यहां पे सरकार को घेरते हुए नजर आए। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, चूंकि इन दिनों कई विपक्ष के नेताओं के यहां पे छापेमारी हो रही है, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई। और जातिगत आरक्षण जनगणना से, जातिगत जो जनगणना है उससे सरकार भाग रही है, ये उन्होंने कहा। तो सपा महासचिव रामगोपाल यादव का भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बेकाबू हो गई है, विवेक मर चुका है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, बीजेपी ने संविधान खत्म कर दिया है, जातिगत जनगणना से सरकार भाग रही है और उत्तर प्रदेश में कोई कानून नहीं। सरकार को चलाने वाले लोगों पर दिनकर जी ने एक बार लिखा है रस्मरथी में कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वही स्थिति है। लेकिन सर, जब तक विवेक इनका मरेगा तब तक तो सब देश चौपट। नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, व्यवस्था आएगी, अगले अच्छी आएगी। लेकिन अब इसमें और कोई रास्ता भी नहीं। विपक्ष की कमजोरी पर अभी कुछ नहीं कहना है। जब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है, आप जानते हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो थी दर्जनों पार्टियाँ और चुनाव मिलके लड़ी, पता नहीं चला था उनका। वही स्थिति हो जाएगी। और वहीं देवरिया में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव पर पलटवार किया और कहा कि रामगोपाल यादव को यह मालूम है अतीक का बेटा ही हत्यारा है। हत्यारों का तो एनकाउंटर जरूर होना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलवाना भी आता है और उनकी पुलिस गोली भी चलाती है। ये जो कथन है ये ही हिंसा को, आतंकवाद को, अपराध को बढ़ाने वाला है। अपराधी को अतीक का बेटा क्यों कह रहे हैं आप? अपराधी को हिंदू या मुसलमान क्यों कह रहे हैं आप? अपराधी है। राजीव पाल की हत्या हुई कि नहीं हुई? किसने की? जग जाहिर है। उमेश पाल की हत्या हुई कि नहीं हुई? किसने की? तो हत्यारों का तो इनकाउंटर होना चाहिए, हत्यारे तो मारने चाहिए। इसका मतलब प्रोफेसर रामगोपाल पढ़े लिखे, उनको पता है कि अतीक के बेटे ही हत्यारे हैं। अगर दोषी है तो दोषी को दंड मिलना चाहिए। क्या प्रोफेसर साहब ये कहना चाहते हैं कि हत्यारों को दंड नहीं मिलना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे आप गले में माला डालते रहे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि हत्यारों गले में माला डालेंगे। गुंडों का इलाज पुलिस की गोली है और पुलिस का डंडा है और जेल के सिंचे हैं। तीसरा, इसके अलावा कोई स्थान गुंडों के